हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारी पाठशाला में। दोस्तों, भारत की जीडीपी विकास दर की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आ गई है, तो आज हम इस विषय का अध्ययन करेंगे। आप देख रहे होंगे कि भारत अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर जापान है, चौथे नंबर पर जर्मनी और 5वें नंबर पर भारत है। दोस्तों, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश था। बट वर्ष 2023 के बाद से भारत विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम देश हो गया है। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.76% अपने पास समाये हुए 17.76%। ये तो दोस्तों ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। एक आर्थिक इतिहासकार थे जिनका नाम था एंगस मैडिसन। आर्थिक इतिहासकार थे, उनका नाम क्या था? आर्थिक इतिहासकार, नाम था उनका एंगस मैडिसन। तो एंगस मैडिसन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया था। इन्होंने क्या बताया था कि भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा है। कब से कब तक? पहली सदी से 10वीं सदी तक। पहली सदी से 10वीं सदी तक। दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई होगी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि भारत की पहली सदी में जो जीडीपी थी, सकल घरेलू उत्पाद जो था, भारत का पहली सदी में सकल घरेलू उत्पाद जो था वह विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 32.9%, 32.9% था। कितना था दोस्तों? 32.9% था। कब की बात हो रही है? ये पहली सदी की बात हो रही है। और देखिए दोस्तों, जब यही बात 1000वीं सदी में आती है, मतलब 1000 ईस्वी में आती है, तब भारत का सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का कितना हो जाता है? 28.9%। आपको दोस्त ये बात समझ में आई होगी। आपको और आगे ले चलते हैं। और जब बात 1700 की आती है, तो 1700 ईस्वी में भारत का सकल घरेलू उत्पाद विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 24.4%, 24.4% हो जाता है। दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि पहली सदी में 32.9% और 1700 ईस्वी में 24.4%। अब आगे क्या होता है? आगे भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है गिरता जाता है और जब 1947 में हमारा देश आजाद होता है, तो उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था अपने स्वर्णिम जो इतिहास था उसका एक खंडर मात्र रह जाती है। इस तरीके से आपको मैंने विश्व की जीडीपी से भारत की जीडीपी की तुलना करके प्राचीन इतिहास में बताई है। अब हम बात करते हैं जीडीपी की रिपोर्ट जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आई है। तो अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी विकास दर
में 8.2% की वृद्धि हुई है। कितना? 8.2%, 8.2%। जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी विकास दर का अनुमान 7.6% का था, 7.6% का था। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीडीपी की जो विकास दर थी वो केवल 7% थी। कितना थी? 7% थी। एक चीज और, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही मतलब जनवरी से मार्च तक में जीडीपी जो थी वो कितनी थी दोस्तों? 7.8% थी। 7.8% थी, मतलब 7.8% थी। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में इसी तिमाही मतलब पिछले वित्तीय वर्ष 22-23 की तिमाही, कौन सी तिमाही? चौथी तिमाही, जनवरी से मार्च में जो जीडीपी विकास दर थी वो कितनी थी? 6.2% थी। और इस बार कितनी थी? 7.8% थी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि आरबीआई और एनएसओ ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो अनुमान लगाया था वो कितना लगाया था? 7.6% लगाया था, 7.6% का लगाया था। जबकि आईएमएफ ने तो इसको बहुत कम कर दिया था। आईएमएफ ने बोला कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के लिए जीडीपी का जो विकास दर होगा वो केवल 6.8% होगा। कितना होगा? 6.8% होगा, 6.8% होगा। दोस्तों, पिछले वित्तीय वर्ष में चौथी तिमाही में जो जीडीपी की विकास दर थी वो 6.2% थी। जबकि इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी की विकास दर जो रही है वो 7.8% रही है, जिसके कारण जीडीपी ने इतना बूम किया है। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी की विकास दर 8.2% रही है। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण जीडीपी में रिकॉर्ड ग्रोथ हुई है। तो अब हम उन फैक्टर को देखते हैं। जैसे नंबर 1 पे आती है बात टैक्स कलेक्शन की, तो टैक्स कलेक्शन में जो है वो 19.1%, कितना? 19.1%, 19.1% की वृद्धि हुई है। और कंपनियों का मुनाफा जो है वो 14% से बढ़ा है। कितने प्रतिशत से? 14% से। जबकि पिछले वर्ष क्या हुआ था? 10% मुनाफे में कमी हुई थी। और सब्सिडी का बोझ वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्या हुआ है? कम हुआ है। जब वित्तीय वर्ष में सब्सिडी का बोझ कम हुआ तो वो सरप्लस मनी रहा जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह के लिए लगाया गया। इससे क्या हुआ? इससे जीडीपी का विकास हुआ। और हमारे सामने है कि हमारी जीडीपी 8.2% हुई है। औसत महंगाई दर, औसत महंगाई दर की अगर अपन बात करेंगे तो औसत महंगाई दर में क्या हुई है? कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? औसत महंगाई दर 7% से कम होकर कितनी रही? 5.4%। जब औसत महंगाई दर 5.4% रही तो स्वाभाविक सी बात है कि इस जीडीपी में क्या होगा? ग्रोथ होगी। और मैंने पहले भी बता चुका हूं कि कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है। इस साल जीबीए, रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ, जीबीए रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ, उसमें क्या रहा है? 7.2% की ग्रोथ हुई है। कितना? 7.2%। जो जीबीए होता है वो वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक मूल्य होता है। जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक मूल्य होता है उसको क्या बोलते हैं? जीबीए बोलते हैं, रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं उसको। तो ये क्या, इसमें क्या 7.2% की वृद्धि हुई है टैक्स कलेक्शन ग्रोथ के कारण। और जब टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ हुई तो क्या हुआ? जीबीए और जीडीपी में अंतर बहुत कम हो गया। कितना रह गया यह अंतर? केवल 1% का अंतर रह गया। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह अंतर ज्यादा था। तो दोस्तों, अभी आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा। अब अपन आगे की बात करते हैं। बात करते हैं जीडीपी के ऐसे बेहतर आए आंकड़े। जीडीपी के आंकड़े बेहतर आने में मुख्य योगदान इस बार 2 सेक्टरों का रहा है।
एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा माइनिंग सेक्टर। इन दोनों में असाधारण ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रामीण कंज्यूमर डिमांड जो थी वो भी इस वित्तीय वर्ष में बहुत जोरदार थी, जिसके कारण भी आपने जीडीपी में इतनी शानदार ग्रोथ देखी है। देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तय करने वाले जो सेक्टर हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, कृषि है, इलेक्ट्रिसिटी गैस है, ट्रेड होटल व ट्रांसपोर्ट है, फाइनेंस रियल एस्टेट है, पब्लिक सेक्टर फाइनेंस है। बट सबसे ज्यादा जो योगदान रहा वो मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर का रहा है। इन फैक्टर का भी कुछ योगदान रहा है जिनको हम देख लेते हैं। ग्रामीण उपभोक्ता की मांग। ग्रामीण उपभोक्ता की मांग जो थी वो बहुत जोरदार थी, मतलब बहुत शानदार मांग थी, और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी बहुत ऊंचे स्तर पर था। मतलब दोनों चीजें बहुत जोरदार थी। इसके बाद करते हैं पूंजीगत निवेश की बात। तो पूंजीगत निवेश जो था सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10 लाख करोड़ का पूंजीगत निवेश किया गया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, बुनियादी सुविधाएं, पानी आदि की सुविधाओं पर बहुत शानदार तरीके से कार्य किया गया। पर्याप्त बफर स्टॉक। वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारे देश में 600 लाख टन बफर स्टॉक था, जिससे खाद्यान्न की पर्याप्तता थी, जिससे महंगाई नहीं बढ़ी और जीडीपी में शानदार वृद्धि देखने को मिली। वाहन बिक्री। वित्तीय वर्ष 2023-24 में वाहन बिक्री 2.84 लाख करोड़ थी, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 12.5% अधिक थी। तो आप समझ गए होंगे कि इन सब कारणों से जीडीपी में इस बार इतनी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। जब जीडीपी की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट के आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा जो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा, विकास दर इस बात का उदाहरण है कि भारत विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और उन्होंने आगे भी कहा कि यह आने वाली चीजों की एक क्लिप है या एक टेलर है, फिल्म तो अभी पूरी बाकी है। तो दोस्तों, आज का जो विषय था जीडीपी की विकास दर 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए, आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट्स कर जरूर बताएं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स कीजिए। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं कुछ अपने आप में और सुधार करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों।